हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं आईटीआई प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देते। और आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो जिन्होंने अगर इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख ले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें कि आवाज का क्वालिटी कैसे आ रहा है और आप सभी को अच्छे से दिख रहा है नहीं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ये सब बता दे। तो चलिए आप सभी का क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। प्लीज दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, जहां पर हो वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। चलिए यहाँ पर आप सभी का आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सभी को आप सभी को कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर करना है। इसे आप सभी को पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर रह रहा है। सभी के लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए। 30 क्वेश्चन में आप सभी को दिखना है कितना क्वेश्चन आप सभी से हल हो रहा है और कितना क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से शुरू हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से शुरू हुई। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अभियान से शुरू हुई। तो दांडी यात्रा अभियान से शुरू हुई। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह आप सब आंसर करते जाइए। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि खुजली रोग के बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खुजली रोग के बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया इसका, और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्लीज सभी का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। खुजली का रोग के बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कवक या जिसे आप कह सकते हैं फंगस कह भी सकते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है। तो निम्नलिखित किरण युग्मों में कौन सी विद्युत चुंबकीय प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पर आप सभी को 4 विकल्प दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप सब कमेंट बॉक्स में करें। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या प्रश्न पूछा था कि किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है। तो कौन सा है। तो एक्स किरणें और गामा किरणें होती है जो कि प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एक्स किरणें तो गामा किरणें। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है कि इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपने इसका डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर लेना है, याद है तो बिल्कुल अच्छा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपका समय अब शुरू होता है। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 4 में है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इस पर आप सब विशेष ध्यान दें। और तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो अगर आपने इसका सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है, विंबलडन। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यहाँ पर 4 उपग्रह का नाम दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो गैनीमीड है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब जल्द से बताएं। तो अगर आपने इसका ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 71% होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करेगा, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के कितना कम है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के कितना कम है? तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर अगर आपने बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास के कितना कम है? तो 43 किमी कम है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कौन सा था? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप सब कमेंट बॉक्स में गलत या सही करें। तो अगर आपने इसका डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां पर था? तो नई दिल्ली में था। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर फोकस करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है कि गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 4 रचयिता का नाम दिया गया है। जैसे ए में दिया है कि अब्दुल कलाम आजाद, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और सी में दिया है एस गोपालन और डी में दिया है एस राधाकृष्णन। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो प्लीज इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर लेना। चलिए फिर बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है और प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहां से? तो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट आंसर है और आप सभी को याद कर लेना है। राइट आंसर है इसका बी नंबर ऑप्शन। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्रीय चमड़ा अवशेषण संस्थान, केंद्रीय चमड़ा अवशेषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके सामने 4 विकल्प जैसे कि यहाँ पर दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय चमड़ा अवशेषण संस्थान कहां पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को
उत्तरस्थितिक चेक किया था, तो गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तरस्थितिक चेक किया था। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज आप इसका आंसर गलत या सही कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। आपने क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तराधिक चेक किया था, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है अगर याद नहीं है तो। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। भारत के किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर गलत या सही आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तो बार बार आप सभी के सामने आया ही होगा और आप सभी को याद भी होगा, क्योंकि सती प्रथा को किसने अंत किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न था कि भारत के किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका ए नंबर ऑप्शन का राइट आंसर है। तो आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस क्या है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से यानी अच्छे ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस क्या है। तो आपके सामने 4 गैस का नाम दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से अच्छे तरह से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन है, तो एसिटिलीन है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देगा। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात किस नेता को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें गलत या सही। तो अगर आपने इसका बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात किस नेता को यानी तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न फिर से मैं बोल रहा हूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पर किस अनुच्छेद में पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया था। यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका आंसर आप गलत या सही कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो ये बिल्कुल राइट आंसर किया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन एक तारा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प जैसे कि दिया गया और इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, तो सूर्य है एक जो कि तारा है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर ले क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से देखिए कि विंबलडन में महिलाओं की एकल मंचों की 9 बार चैंपियन रही महिला खिलाड़ी कौन है। तो यह कौन सी महिला खिलाड़ी है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। जो कि 9 बार चैंपियन कौन सी महिला रही है, तो मार्टिना
नवरातिलोबा रही है। इसका बी नंबर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता ही होगा, तो जल्द से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। क्या प्रश्न है कि 1 मई को कहा जाता है, तो 1 मई को क्या कहा जाता है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी से सामने बार बार ये प्रश्न आया होगा। तो इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जल्द से बताएं इसका आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को दिवस से भी सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करें, गेमीबॉट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, तो कौन सा खेल से जुड़ा है। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। गेमीबॉट शब्द निम्नलिखित में से खेल से जुड़ा है, तो शतरंज खेल से जुड़ा है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर ले। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है अगला। तो प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए हुए ग्रहों में उनके अमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर 4 दिया गया है ग्रहों का नाम और उसके अमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम को सही अनुक्रम में दर्शाना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का। तो चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। बुध, मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद यूरेनस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना। चलिए फिर देख लेते हैं इसके अगले प्रश्न को। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न क्या कर रहा है, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है। तो किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय अब शुरू होता है। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर 4 तरंग का नाम दिया गया और इसमें से कौन सा तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। कौन सी तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी ये तीनों है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है। तो प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है। तो इसमें उत्पन्न तरंगे कितनी होगी। तो इसमें उत्पन्न तरंगे पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है। तो बिल्कुल राइट आंसर किया, ध्वनि तरंगे है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप सभी को याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या करे, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि आप सबका कितना क्वेश्चन जो यहाँ पर हल कर पाए और कितना आप सभी से गलत हो रहा है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना आंसर आप सभी को पता है और कितना आंसर आप सभी को नहीं पता है। तो आप सभी का कमेंट देख रहे हैं, इसमें से आप जरूर बताइए कि आप सभी का कितना आंसर इसमें सही हो रहा है। तो बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना आंसर इसमें सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है।
और आप सभी से फिर एक बार कहना चाहते हैं कि प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंगे वायु में क्या करती है या क्या होती है। तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने इसका आंसर क्या किया है? अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया तो बिल्कुल राइट आंसर किया। ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य होती है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, ठोस तथा द्रव में, या ठोस तथा गैस में, या सी नंबर ऑप्शन इसका विकल्प कर रहा है कि गैस तथा द्रव में, और डी नंबर ऑप्शन विकल्प कर रहा है कि ठोस, द्रव एवं गैस सभी में। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किया है तो ये बिल्कुल राइट आंसर किया। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है ठोस तथा द्रव में, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है अगर आप सभी को याद नहीं है तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का कर्तीय चिन्ह होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का कर्तीय चिन्ह क्या होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, और विकल्प ये है कि ऋणात्मक, धनात्मक, या स्थिति पर निर्भर करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो अगर आपने इसका ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। अवतल लेंस की फोकस दूरी कर्तीय चिन्ह क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को अगर याद नहीं है तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो जैसे कि ए नंबर ऑप्शन में इसका दिया है कि सीधा वास्तविक बड़ा, बी नंबर ऑप्शन में दिया है सीधा आभासी छोटा, और सी नंबर ऑप्शन में दिया है उल्टा वास्तविक छोटा, और डी में दिया है उल्टा आभासी बड़ा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। अवतल लेंस की एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, एक अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो कैसा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है, सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया, और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को याद कर लेना है अगर याद नहीं हो तो, क्योंकि ये काफी VVI क्वेश्चन है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु वस्तु स्थित होती है। तो निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, तो कितना पर स्थित होता है? तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये प्रश्न आप सभी से एक बार पूछ चुके हैं। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर जो भी होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। अनंत से कम दूरी पर, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी काफी VVI प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा तुल्य है। तो विद्युत ऊर्जा तुल्य किसके तुल्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका ए नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। विद्युत ऊर्जा का तुल्य कितना क्या है? तो VIT के तुल्य, इसका ए नंबर ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प इसका भी दिया गया, और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ये लास्ट प्रश्न है तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया। विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। तो यही आप सभी का लास्ट क्वेश्चन था। कल फिर इसी समय पर आप सभी के लिए क्लास चलेगा, तो प्लीज आप समय के साथ आपने क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने इतना क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सभी का क्वेश्चन का आंसर पता था या किसी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए यहीं पर वीडियो करते हैं समाप्त। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट है जिसमें कि 40 वीडियो अपलोड कर दिया गया है पहले से ही, तो आप उसको आप देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।